बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? लास्ट टाइम हमने जो है वो यूनिट नंबर 14 डिस्कस किया था। आज हमारे पास है यूनिट नंबर 15। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 15। और यूनिट नंबर 15 में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, आप लोगों को पता है कि वो हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 19 प्लस चैप्टर नंबर 20 के। चैप्टर नंबर 19 के कुछ टॉपिक्स यूनिट नंबर 15 में रखे गए हैं और कुछ टॉपिक जो हैं वो हमारे पास यूनिट नंबर 20 के रखे चैप्टर नंबर 20 के रखे गए हैं। यहाँ पे आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 के टॉपिक्स को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। यूनिट नंबर 15, मॉडर्न फिजिक्स। हाँ जी, फिजिक्स भी मॉडर्न हो गई है। मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत अरसा पहले की हो गई हुई है, राउंड अबाउट 100 ईयर अगो। मॉडर्न फिजिक्स, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक रखे गए हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 19 है उसके टॉपिक्स जो है वो जो रखे गए हैं उनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टॉपिक्स नंबर 1, एनर्जी ऑफ फोटोन। इसमें ब्रीफली हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि फोटोन क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। नंबर 2 जो है टॉपिक इसमें रखा गया है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जो मेन टॉपिक यही है, बाकी इसके पार्ट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें फिर थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन। नंबर 3, इंटेंसिटी रिलेशन विद द करंट। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नंबर 4, आइंस्टाइन्स इक्वेशन, explanation equation for photoelectric effect, and that is HF is equal to phi plus kinetic energy. नंबर 5 हमारे पास जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक्स हैं हमारे जो कि यूएचएस ने चैप्टर नंबर 19 के यहाँ पे पुट किए यूनिट 15 के अंदर। चलिए इसको तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन से। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन से पहले हमारे पास जो है वो ब्लैक बॉडी का टॉपिक आता है। और ब्लैक बॉडी का हमारे पास हिस्ट्री के अंदर, मतलब हिस्ट्री मतलब मुताला पाकिस्तान के अंदर नहीं, मतलब विद द ईयर्स हमारे पास पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना जो है वो देखने को मिला। और उसमें हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर एक हमारे पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो आप लोगों को याद होगी कि इस तरह की कर्व है चैप्टर नंबर 19 के अंदर, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें कर्व इस तरह से बनी हुई नज़र आ रही है आपको, लाइक दिस। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थी। यहाँ वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी थी, यहाँ हमारे पास जो है वो वेवलेंथ थी। तो हमारे पास यहाँ पे एक मसला ये था कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसके बिहेवियर को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कांट एक्सप्लेन दिस कर्व। तो फिर उसके बाद प्लांक्स अजम्पशन आती है। तो प्लांक्स ने जो है वो इसके बारे में अजम्पशन दी, प्लांक्स अजम्पशन। तो फोटोन का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो हमें दिया प्लांक्स ने, प्लांक्स अजम्पशन। प्लांक्स ने कहा, तब प्लांक्स ने फोटोन का नाम नहीं दिया था। प्लांक्स ने कहा कि भाई जो एनर्जी हमारे पास रेडिएशन के पास होती है वो एक स्पेसिफिक बंडल की फॉर्म में होती है, कॉन्टीन्यूस नहीं होती। तो यहाँ पे इन्होंने आइडिया दिया, एनर्जी emitted
are absorbed by radiation by radiations is in form of discrete bundle of energy called क्वांटा। मैंने कहा वो जो एनर्जी होती है स्पेसिफिक फॉर्म में, जो बंडल की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि एनर्जी का जो रिलेशन है क्वांटा की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, फ्रीक्वेंसी के साथ है। जैसा कि यहाँ पे फिर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं। हियर वी हैव एच। व्हाट इज एच? एच इज अ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट हैविंग वैल्यू ऑफ 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -34 जूल सेकंड। और मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूँ कि जूल सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट इज़ आल्सो यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये प्लांक्स ने कहा कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और एनर्जी हमारे पास है वो डिस्क्रीट पैकेट्स और बंडल की फॉर्म में होती है। तो रेडिएशन के जो हमारे पास एनर्जी है वो बंडल्स की फॉर्म में है, क्वांटा की फॉर्म में है। अगर हम यही बात देखें तो हमारी बुक में लिखा हुआ है कि फॉर गैमा रेज, जो गैमा रेज हैं, गैमा रेज डिटेक्टेड बाय काउंटर एज क्वांटा because their energy is very high, 1 mega electron volt। हमारे पास जो गैमा रेज हैं उनकी एनर्जी हाई है, हमारे पास काउंटर जो है वो उनको एज अ डिस्क्रीट बंडल ऑफ पैकेट जो है वो ऑब्जर्व करता है। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जो हैं हमारे पास, दे आर डिटेक्टेड एज अ कॉन्टिन्यूस, detected as continuous form of energy। उसमें हमें कोई जो है वो क्वांटा नज़र नहीं आते। वाई? बिकॉज देयर एनर्जी इज सो मच लेस देन दैट 10 रेज़्ड पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन इतने मैक्सिमम में जो होते हैं, मिलियंस ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो डिटेक्टर के पास आते हैं। तो डिटेक्टर उनको जो काउंट करता है वो इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ रेडिएशन जो है वो कैलकुलेट करता है, तो तब जाके काउंटर जो है वो रीडिंग देता है। तो दैट्स वाई वहाँ हमें एनर्जी हमें कॉन्टीन्यूस लग रही होती है लेकिन एक्चुअली होती नहीं है, क्योंकि इसके क्वांटा लो एनर्जी का। यहाँ क्वांटा लो एनर्जी का है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो MCQs भी आ सकता है। विच कलर ऑफ लाइट क्वांटा या फिर फोटोन हैज़ मोर एनर्जी? किस कलर के हमारा लाइट के पास क्वांटा जो मोर एनर्जी का होगा या फोटोन मोर एनर्जी का होगा? अल्फा ऑप्शन ग्रीन, बीटा ऑप्शन रेड, चार्ली ऑप्शन वायलेट, डेल्टा ऑप्शन ब्लू। हाँ जी, बताएं जी इसमें से किस कलर के क्वांटा के पास ज़्यादा एनर्जी होगी? तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली वो पैटर्न। हाँ जी, विप गॉयर, ये वाला पैटर्न। इसमें आप लोगों को पता है, क्या पता है कि इसमें वेवलेंथ जो है हमारे पास क्या होती है, आर की तरफ बढ़ती है। जब वेवलेंथ रेड की तरफ बढ़ती है तो ज़ाहिर बात है फ्रीक्वेंसी वायलेट की तरफ बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की ज़्यादा, तो उसके क्वांटा के पास एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली वायलेट। अगर यही MCQ आ जाता किस कलर की लाइट के पास
क्वांटा किलो एनर्जी है, यहाँ मोर के बाद मोर की जगह हमारे पास लेस आता या मिनिमम आ जाता, तो फिर ऑप्शन क्या होता? जाहिर बात है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वेवलेंथ ज़्यादा है, तो फिर क्या होता है? रेड। फिर बीटा ऑप्शन ठीक होता फॉर मिनिमम के लिए या लेस के लिए। इसी तरह से हमारे पास आप लोग एक हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है वो भी याद रखेंगे, लेकिन स्पेक्ट्रा से पहले ये हमारे पास प्लांक्स अजम्पशन थी। फिर उसके बाद इसी क्वांटा को फर्दर एक्सटेंड किया इसके आइडिया को बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको जो है एक्सप्लेन किया बाय आइंस्टाइन बाय आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन ने कहा, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना एक्सप्लेन किया, और इन्होंने इसके अंदर ये कहा कि भाई ये जो क्वांटा है ना, जो प्लांक्स भाई बात कर रहे हैं, तो वैसे आपस में भाई नहीं थे, मैं वैसे भाई बोल रहा हूँ। क्वांटा जो है इन्होंने कहा जो डिस्क्रीट बंडल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी है, डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी जो है, इन्होंने नाम दिया इसको फोटोन का। इन्होंने कहा भाई ये फोटोन है, और उन्होंने कहा कि भाई इसकी जो मोमेंटम है, देखिए इन्होंने इक्वेशन दी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आप बड़ी वेल नोन फेमस इक्वेशन है। फिर स्टूडेंट को यहाँ पे डिफिकल्टी होती है इज इक्वल टू पी सी कैसे आया। मोमेंटम हम इसको सी को लिख सकते हैं सी इंटू सी, एंड दिस इज द मोमेंटम mass into velocity, so energy is equal to momentum into speed of light is equal to pc। अगर हम यहाँ से मोमेंटम निकालें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई E इज इक्वल टू मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, दूसरी इक्वेशन E इज इक्वल टू एच एफ। दोनों को कंपेयर करें तो पी सी इज इक्वल टू एच एफ, और यहाँ से अगर हम मोमेंटम निकालें, मोमेंटम इज इक्वल टू एच एफ बाय सी, एंड हेयर फ्रॉम पी इज इक्वल टू h by lambda, which is de Broglie wavelength equation, and here from you can say that momentum is inversely proportional to wavelength। अब यहाँ पे ये भी MCQ आ सकता है कि बताएं किस कलर की लाइट के पास जो है वो फोटोन की मिनिमम या मैक्सिमम जब मोमेंटम होगा। तो यहाँ से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं मोमेंटम का हमारे पास जब वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, और मोमेंटम का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो यहाँ से हमारी पास बुक की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है जहाँ से हमें पूछा गया है कि बताएं कि रेडियो वेव्स या अल्ट्रा वायलेट रेस दोनों के फोटोन में से ज़्यादा मोमेंटम और एनर्जी किसकी होगी। तो ये एज एन एमसीक्यू यहाँ पे आ सकते हैं। ये सारी इक्वेशन मैंने आप लोगों को लिखवा दी हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। ये सारी इक्वेशन आप लोगों ने लिख ली, रटा लगा लिया आप लोगों ने, रटा नहीं लगाना आप लोगों ने। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन में पहली प्रॉपर्टी, दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू सी इन वैक्यूम, एंड नंबर टू, v is less than c in medium, number three, collision of photons, collision of photons is इलास्टिक, क्योंकि ये माइक्रो लेवल पे होती है, इसमें एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, बट इट इज नॉट श्योर दैट नंबर ऑफ फोटोन अब्जॉर्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल ना हो आफ्टर कोलिजन। नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब may or may not be equal to number of photons
emitted. नंबर 4 प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ photons increasing passing per unit area. इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है? हमने देखे जनाब, हमने यहाँ पे एक लैंप लगाया हुआ था, लेट भी से बात कर रहा हूँ, यहाँ इसके पास जो है वो ये फोटोन से 5, 2 लैंप लगाएंगे, अब हमारे पास इसकी भी रेडिएशन आ जाएगी, इसके पास भी कितने हैं 5, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन हो गए 10। अगर हमने कोई सरफेस एरिया रखा हुआ था जिसमें से हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि हाँ जी इस एरिया में से कितने फोटॉन्स पास होंगे, अगर पहले इसके साथ 5 हो रहे थे, अब 5, तो कितने इसमें से पास हो रहे हैं, इसमें से 10 पास हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए हैं। व्हाट अबाउट द एनर्जी ऑफ फोटॉन? वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये बात आप लोग बड़ी इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है तो आपके माइंड में ज़रूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर ये वाले एरिया में 5 फोटॉन पास हो रहे थे, अब तो डबल हो गए, तो इस एरिया में से एनर्जी बढ़ गई है। भाई इस एरिया में से एनर्जी ज़रूर बढ़ गई है, ठीक है। उसके लिए इक्वेशन हमारे पास होती है E इज इक्वल टू एन एच एफ। वट इज एन? एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। एन क्या चीज़ है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ जाएंगे, तो हमारे पास एनर्जी यहाँ से हमारे पास जो पर यूनिट एरिया में से या एरिया में पास हो रही है वो बढ़ गई है, लेकिन फोटॉन की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। और फोटॉन की एनर्जी जो डिपेंड कर रही है, प्लांक्स ने क्या कहा था, किस पर डिपेंड कर रही है वो? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हाँ जी, ये देखें, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तब ही एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो चेंज होगी। ये मैंने आपको एमसीक्यूज भी बताया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट कि एनर्जी ऑफ फोटॉन हमारे पास विद फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज होगी। इंटेंसिटी के बढ़ने से एनर्जी ऑफ फोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, एनर्जी पर यूनिट एरिया जो क्रॉसिंग एरिया है उसमें से हमारे पास जो है वो बढ़ जाएगी, जैसे मैंने आपको यहाँ डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया सारा। तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जो है वो माइंड में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले हम कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। अब यहाँ पे हम जो है स्टूडेंट्स 3 फिनोमिना हमारे पास जो हैं यहाँ पे हैं। नंबर 1, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर 2, कॉम्पटन इफेक्ट। नंबर 3, पेयर प्रोडक्शन। तो ये 3 फिनोमिना हमारे पास जो है वो है। अब होता क्या है, समटाइम्स हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताएं अगर हमारे पास रेडिएशन की एनर्जी इतनी है, लेट बी से कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
तो बताएं प्रोसेस क्या होगा। अब उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारे पास एनर्जी जो है एच एफ that is less than 0.5 mega electron volt, then the process is photoelectric effect. And if energy is greater than 0.5 mega electron volt and less than 1 mega electron volt, so here the process is Compton effect. And if the energy is greater than 1 mega electron volt, then the process is said to be पेयर प्रोडक्शन। तो ये स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect is the inverse of X-ray production। इसका रिवर्स प्रोसेस है। सबसे पहले जो है वो इसको जो परफॉर्म किया था वो साइंटिस्ट एक हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था 1887 में। इन्होंने पंगा लिया था, मिल गया जी बंदा में। अब है क्या, पहले यहाँ पे तो हम अगर चाहें तो बड़ा सिंपली हम जा सकते हैं जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इसमें था क्या। हमारे पास पहले डिफाइन करें एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from a metal surface when exposed to radiation of suitable frequency फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो वर्ड सूटेबल फ्रीक्वेंसी है इट्स मीन थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। इट्स मीन थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। ये हमें लीस्ट हमारी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक्चुअली था क्या। हमारे पास एक मेटल सरफेस हमने ली, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अर्से से मसला पढ़ा हुआ है, पता नहीं अब आपके माइंड में है कि नहीं। हमने इस मेटल सरफेस को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, लेकिन इसको हमने कंप्लीट यानी कि दोनों टर्मिनल कनेक्ट नहीं किए। हमने यहाँ पे एक टर्मिनल जो है लेट बी से दिस, और यहाँ हमने इसके साथ एमीटर लगाया। इसको हमने मेटल के साथ कनेक्ट नहीं किया, बट दूसरा एंड जो है बैटरी का हम इसका कनेक्ट करेंगे लाइक दिस इन दिस अरेंजमेंट। ये हमारे पास अरेंजमेंट है और ये एक रियोस्टेट है जिससे हम पोटेंशियल को चेंज करेंगे। इनिशियली ये स्टेट है हमारे पास कि हमने यहाँ पे जो मेटल सरफेस है उसको हमने लगाया हुआ है नेगेटिव टर्मिनल, और जो इस साइड पे है वो हमारे पास लगाया हुआ है हमने पॉजिटिव। तो यू कैन से दैट इट इज एनोड एंड दिस इज लाइक एक्टिंग एज कैथोड। अब यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास एनोड और कैथोड जो आपस में देखें ज्वाइंट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर, फर्स्ट कंडीशन के अंदर करंट कितना है, 0, नो करंट इज फ्लोइंग। But when we exposed it to a light of suitable frequency, ये लाइट आई, रेडिएशन आई, तो हमने देखा कि करंट अब इस कंडीशन में 0 नहीं है। एमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग देता है। नाउ आई इज नॉट इक्वल टू 0, आई 0 नहीं है। अब हुआ क्या है,
हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ से इजेक्ट होके एनोड की तरफ जाना स्टार्ट हो गए हैं ड्यू टू दी इंसिडेंट लाइट। अब इंसिडेंट लाइट के पास ऐसा क्या था, देखिए इंसिडेंट लाइट के पास से फोटॉन्स थे, ये फोटॉन्स थे, और जो मेटल पड़ी हुई थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे। तो हमारे पास जब इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर फॉल हुई तो इन इलेक्ट्रॉन, ये जो ये नज़र आ रहे हैं, या के बाद ये जब ये लाइट इंसिडेंट हुई तो ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हुए फ्रॉम मेटल सरफेस। अब ये कब हमारे पास इमिट होंगे, एक ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, जब हमने बोला कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तब इमिट होंगे। पहली बात ये अपने आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, एक बात ये रिवाइज कर लें। दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पे फिर देखा कि इनकी इसकी एनर्जी कितनी है भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर भागा भागा आ रहा है इसकी एनर्जी कितनी है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इस बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स किया, जहाँ हमारे पास जो पॉजिटिव लगा हुआ था वहाँ हमने कहा जी नेगेटिव लगाएं, हमने इसकी बैटरी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, हमने कहा जी यहाँ लगाएं नेगेटिव, यहाँ लगाएं पॉजिटिव। अब क्या होगा, यहाँ पे जो एनोड था अब इस पे कौन से चार्ज आ गए, नेगेटिव आ गए। अब यहाँ मेटल सरफेस से क्या निकल रहे हैं, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो अब ये क्या फेस करेंगे, अब ये सारी रिपल्शन फेस करेंगे, रिपल्शन फेस करेंगे। अब होगा क्या, हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके एनोड की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अब एनोड का पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, वो उनको रिपेल कर रहा है। अब जारी बात है जिसके अंदर दम खम है वो तो पहुंच जाएगा उसके पास। और हम यहाँ पे रियोस्टेट हमने क्यों लगाई थी, देखने के लिए तो नहीं लगाई थी। अब यहाँ से हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है जो एनोड की तरफ आ रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं आ सकेंगे। वहाँ पे क्या हुआ है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हमारे पास इनके पास एनर्जी जो है वो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे मेटल से वो अपने इंटरनल कोलिजन्स की वजह से वहीं पर रह जाएंगे, या फिर उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन जो बाहर आएंगे वो अपनी एनर्जी के साथ एनोड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और हम उनको स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाएगा उस कंडीशन पे क्या होगा, अब हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो एनर्जी मिल रही है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो जब हमारे पास यहाँ पे फिर सिचुएशन के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वी नॉट से शो करते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये एक मेथड है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने का कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ये हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के प्रोसेस से फाइंड आउट करेंगे। ये होगी दूसरी बात। पहली बात क्या थी, फ्रीक्वेंसी वाली, सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली। दूसरी बात क्या होगी कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है। नंबर 3, तीसरी बात, अगर हम यहाँ पे दो बीम ऑफ लाइट कर दें, यहाँ पे दो बीम ऑफ लाइट कर दें, तो क्या फिर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब हमें वैसे तो मेंटल हमारा जो है वो ब्रेन तो ये कहेगा कि हाँ जी अब हमने दो बीम ऑफ लाइट कर दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यही बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की थी कि आप लोगों ने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाना चाहिए, विच वॉज नॉट करेक्ट एंड एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन बाय आइंस्टाइन। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो है वो ये अच्छा ये इंटेंसिटी से क्यों नहीं बढ़ा, इसकी भी मैं रीज़न पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे मैंने इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर फोटोन की ये बात बताई थी कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम वन बाय वन इसकी सारी जो ये बातें एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर 1, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम frequency to observe photo electric effect।
मिनिमम एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए ज़रूरी है। इसको हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय F0। यहाँ पे केसेस भी याद रखें, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल है F0 के, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो सकेगा। अगर फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन F0 से, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन भी हमें नज़र आएगी। ये नंबर 1। नंबर 2, एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टाइंस अजम्पशन या आइंस्टाइन, ये ऐसे नहीं साथ आएगा। बड़ा अजीबोगरीब सा लग रहा है। चलिए ठीक है। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा कि देखें, पहली बात ये है कि एक तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो पहली बात, जो 3 बातें मैंने आप लोगों को कही थी स्टेप बाय स्टेप, अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एक तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, सूटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो तो F0। ये तो वैसे भी क्लियर थी, हमने डिफरेंट कलर ऑफ लाइट लेके देखी। एक एक्स्ट्रा फोटो सेल के टॉपिक के अंदर हमारे पास मेंशन है, वो मैं आप लोगों को लास्ट पे असाइनमेंट में भी दूंगा कि आप लोग उसको देखें। तो उसमें एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि हमारे पास एक स्पेसिफिक या डिफरेंट हमारे पास लाइट जो हैं, अगर मैंने जैसे प्रीवियस पेज में बताया कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है फिर तो होगा इफेक्ट। नंबर 2 जो बात थी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली, वो क्या चक्कर था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों नहीं बढ़ा बाय इंटेंसिटी। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। काइनेटिक एनर्जी का जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। और यहाँ पे एक्चुअली है क्या, यहाँ पे है ये, इन्हें बोला कि जो एनर्जी फोटोन लेके आता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ HF, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाई क्या है, वर्क फंक्शन है। वेयर फाई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। इसकी यूनिट क्या होते हैं, इसकी यूनिट जूल ही होती हैं, चूँकि सम में आ रहा है। डिपेंडेंस किस पे होती है इसकी, डिपेंडेंस इसकी ज़ाहिर बात है किस किस पे होगी, नेचर ऑफ मटेरियल, कि कौन सा हम मटेरियल यूज़ करें, नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरी जो है वो फ्रीक्वेंसी। तो आइंस्टाइन ने बोला कि हम जो एनर्जी फोटोन लेके आता है वो एक तो जाती है वर्क फंक्शन में, दूसरी जाती है काइनेटिक एनर्जी में। अब ये क्या चीज़ है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी? देखें, इसके लिए आप समझे कि आपके पास, आप किसी बंदे की हेल्प करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कोई गुलाम जो है वो आज़ाद करवाना है, आपके पास वो गुलाम जो है वो इधर है इलेक्ट्रॉन, वो गुलाम किधर है, इधर है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जी 100 के चाहिए, 100 के एनर्जी चाहिए, 100 के फ्रीक्वेंसी चाहिए। फोटोन आया, फोटोन ने कहा जी मैं इसकी हेल्प करता हूँ। उसने कहा जी ये
वकास साहब के स्टूडेंट तो बड़े निकम्मे, ये हेल्प नहीं करेंगे, तो मैं इनकी हेल्प करता हूँ। तो ये फोटोन आया। अब यहाँ पे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। अगर इस फोटोन की, इनको चाहिए जी यहाँ पे आज़ाद होने के लिए, फ्रीडम के लिए इनको 100 के चाहिए। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी जो है वो 90 के है, तो क्या ये आज़ाद होंगे यहाँ से? बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब ये लेस देन है एफ नॉट, और अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देंगे 110 के विच इज़ ग्रेटर देन एफ नॉट, फिर क्या होगा? फिर जारी बात है ये फोटोन जो हैं 100 के तो इनको देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। 110 के में से आप 100 के निकाल दें तो कितना बच गया? 10 के। इट इज़ काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट इज़ दिस? दिस द वर्क फंक्शन 5। ये क्या है? इट इज़ ई, एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर फोटोन की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो वर्क फंक्शन में जितनी एनर्जी उसने लगानी है उसको देगा, बाकी एनर्जी सरप्लस कहाँ जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ये थी दूसरी बात कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास, अब एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करी है? वो डिपेंड करी है एफ पे। एफ बढ़ेगा, सरप्लस हमारे पास उसकी टोटल एनर्जी बढ़ेगी। अगर हम यहाँ पे एफ और ज़्यादा कर दें, अगर हम 120 के कर दें तो जारी बात है 100 के उधर दे दिया, अब ये कितना हो जाएगा? ये 20 के हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डैश। तो हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ेगी, सरप्लस एनर्जी जो है वो इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी शो होती जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि हमने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए, हमने 2 बीम्स कर दिए, इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी के बढ़ाने से पोटेंशियल क्यों नहीं बढ़ा? इंटेंसिटी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बढ़ी? करंट क्यों बढ़ा? मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था फोटॉन्स के वाले टॉपिक में कि हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गई है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है? सेम। एनर्जी ऑफ फोटोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आइंस्टाइन ने कहा कि भाई ये जो आज़ाद करवाने आ रहे हैं, ये जो आज़ाद करवाने आ रहे हैं, अगर 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 हैं, 5 5 बना लेते हैं जनाब, ये 5वां भी है, तो यहाँ पे एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेगा। तो थर्ड पॉसिबिलिटी यही था कि वन फोटोन जो है वो वन इलेक्ट्रॉन इमिटेड। इंटेंसिटी के बढ़ने से एनर्जी ऑफ फोटोन कांस्टेंट। अगर इसके पास 5 फोटोन थे, इसके पास भी 5 ही थे, तो एनर्जी तो उतनी ही रही। तो E इज इक्वल टू एच एफ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर इसके पास भी 100 के था ए के पास, तो दोनों के पास भी कितना होगा? 100 के ही होगा। हमारे पास इसके 100 के ही है, एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन किस पे इफेक्ट पड़ा? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। अब जहाँ पे पहले 5 फोटोन इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होते हैं, अब कितने इंजेक्ट होंगे? 10 होंगे, तो करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का करंट के साथ रिलेशन है डायरेक्ट। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये सारी थी आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन जो मैंने बड़ा ब्रीफली आप लोगों को बताया, और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ये सारा। यहाँ से MCQs आप लोगों ने देख लीजिए कि सर वकास ने कहा काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन है, तो आप लोगों ने मान लिया काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप वो यूएचएस के एग्ज़ाम में गए और वहाँ पे आपके पास MCQs आ गया, फॉर अ मेटल photoelectric effect is observed at threshold frequency f naught. If for hf naught
इज़, अगर हम एनर्जी जो है वो 4HF0 यूज़ करते हैं, इज़ यूज्ड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, अल्फा ऑप्शन 4 टाइम्स, बीटा ऑप्शन 3, चार्ली ऑप्शन 2, डेल्टा ऑप्शन रिमेन सेम और 1। MCQs की स्टेटमेंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। वही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक मेटल के लिए थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी थी F0, और जारी बात है उसके लिए एनर्जी कितनी होगी, E इज इक्वल टू HF0 होगी। और अगर हमने थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी 4F0 यूज़ कर ली है, अगर हमने फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की 4F0 की, जारी बात है एनर्जी डैश भी कितनी हो जाएगी, 4HF0 हो जाएगी। तो बताएं काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 4 टाइम हो जाएगी, 3 टाइम, 2 टाइम, कितनी हो जाएगी बताएं ज़रा। पहली बात तो ये देखें, हमारे पास इसको आइंस्टाइन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ था, फ्रीक्वेंसी 4 टाइम हुई तो 4 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, और आपने करना भी ऐसे ही था, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे कैसे है फिर, एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी था ना। अब यहाँ हमारे पास एनर्जी कितनी है, 4HF0, ये 5 इधर आ गया होगा, माइनस होगा भाई, तो HF0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3HF0 है भाई, 3 टाइम जो है वो बढ़ जाएगी, 3HF0। अच्छा यहाँ पे और बात कि सर जब F0 थी तब क्या थी, तब तो 0 थी। हाँ जी, यही पॉइंट था कि तब जो हमारे पास जो है वो इफ़ F इज इक्वल टू F0, ये भी एक पॉइंट मैंने आपको पीछे MCQs में बता दिया। अब दूसरा पॉइंट, इफ़ F इज इक्वल टू F0 हो, फिर क्या होता है, फिर एनर्जी जो है वो हमारे पास वर्क फंक्शन के इक्वल होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी 0, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे एनोड की तरफ, तो करंट कितना होता है, 0। ये सारी चीज़ें, अब ये सारे के सारे ही आपके पास MCQs हैं। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो तो करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ वो हमारे पास उसी मेटल के अंदर रह जाएगा, क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं कि वो बाहर आ सके। तो ये सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। हम यहाँ सारे ग्राफ डिस्कस करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अब क्या है, एट फर्स्ट ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। आपको ये ग्राफ भी बड़ा अच्छे तरह से देख लें कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, सम इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। अब ये क्या है, इट इज़ थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद काइनेटिक एनर्जी का थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर हम वेवलेंथ के साथ बात करें, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो उसका इन्वर्स ग्राफ इस तरह से आएगा। दूसरे ग्राफ की बात करें अगर हम, हमारे पास जो करंट और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन करंट विल रिमेन सेम। यहाँ हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है V0, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, और यहाँ पे होता है करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है F1, इसकी फ्रीक्वेंसी है F2, और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 V1, तो यहाँ पे है क्या, और करंट दोनों के लिए सेम रहेगा, I1 इज इक्वल टू, दोनों के लिए करंट क्या रहेगा, सेम। हमारे पास फ्रीक्वेंसी F2 इज ग्रेटर देन F1, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल 1। यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात जो प्रीवियस यहाँ मैं MCQs में बता रहा था, यहाँ पे देखिए हमने HF निकाला, HF0 माइनस काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल लें HF,
ये बल्कि एच एफ नॉट इस तरफ ले आएँ, यहाँ से एक शॉर्ट फार्मूला बनता है हमारे पास, माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ई। और यहाँ से अगर आपने किसी भी मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना हो और आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो आप सिंपली इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एच कॉमन ले लें, एफ माइनस एफ नॉट ई। एच ओवर ई एक कांस्टेंट वैल्यू है, एच प्लॉन्ग कांस्टेंट है, ई चार्ज है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे इसका एच ओवर ई की डायरेक्ट वैल्यू निकाल के एफ माइनस एफ नॉट करेंगे तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी आ जाएगी। सो ये एक शॉर्ट फार्मूला है जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था लेकिन मिस हो गया था। अच्छा, ये करंट और फ्रीक्वेंसीज का रिलेशन ग्राफ आ गया। अब इंटेंसिटी, यहाँ पे वाई एक्सिस पे करंट, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल। अगर हम दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंटेंसिटीज की लाइट लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और एक जो है वो दूसरे कलर की मैं चूज़ कर लेता हूँ, लेट मी से दिस। यहाँ पे दूसरा कलर चूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, कि आप ये ना समझेंगे सर इसमें अगर हम कलर चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। हमारे पास दूसरा भी जो है वाइट ही है, इसकी जो है इंटेंसिटी ज़्यादा है, जस्ट इसमें आप कह लेंगे इंटेंसिटी ज़्यादा है। मैं इसको थोड़ा गफ करके बनाता हूँ। इसकी इंटेंसिटी आई एन रिप्रेजेंटिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ टू, इंटेंसिटी ऑफ वन। तो करंट जो है इनका, इसका है करंट आई टू और इसका करंट है आई वन। इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट बढ़ गया। इंटेंसिटी का हमारे पास करंट के साथ जो रिलेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और यहाँ से डिस्टेंस का भी आप लोग याद रखें, 1/d²। इंटेंसिटी का डिस्टेंस के स्केयर के साथ जो वो इन्वर्स रिलेशन है। ये हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 18 के अंदर जो है वो दिया हुआ है रिलेशन, कि इंटेंसिटी का डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स स्केयर लॉ रेडिएशन फॉलो करती है। यहाँ से ये भी एमसीक्यू आ सकते हैं कि रेडिएशन की इंटेंसिटी कौन सा लॉ फॉलो करती है, इन्वर्स स्केयर लॉ फॉलो करती है। तो ये ग्राफ हो गया। उसके बाद अगर हम इंटेंसिटी और इसके करंट के दरम्यान बनाए तो वो डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे करंट और यहाँ 1/d² और 1/r²। तो ये सारी बातें हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फिर फोटो सेल का टॉपिक है। फोटो सेल के टॉपिक में डियर स्टूडेंट्स, फोटो सेल के टॉपिक के अंदर हमारे पास वहाँ पे गिवन है कौन सी मेटल्स विजिबल लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करती हैं। फॉर विजिबल लाइट, नंबर 2 फॉर अल्ट्रा वायलेट, नंबर 3 फॉर इंफ्रारेड। और यहाँ पे स्पेक्ट्रा जो है आप लोगों को सारा याद होना चाहिए। यहाँ पे रेडियो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। फिर हमारे पास जो है वो माइक्रो वेव्स होती हैं। फिर हमारे पास इंफ्रारेड होती हैं, इंफ्रारेड। फिर विजिबल का स्पेक्ट्रा है, फिर अल्ट्रा वायलेट है, फिर एक्सरेज हैं और फिर गैमा रेज हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी माइंड में होनी चाहिए, ये आ सकती हैं, आती हैं बल्कि। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट जो लास्ट टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का टॉपिक है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने जो वो क्लियर किया कि हमारे पास डुअल नेचर होती है और एट इन द सेम एक्सपेरिमेंट हम एट अ टाइम एक वक्त में हम एक ही नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। डुअल नेचर इन्होंने बताया कि डुअल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रेडिएशंस बट हम जहाँ पे इसको
डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्शन ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल, वेवलेंथ डिटेक्शन ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि लैम्डा इज इक्वल टू बताया एच ओवर मोमेंटम, एच ओवर एम वी। लैम्डा इज रिप्रेजेंटिंग हेयर द वेव नेचर, and m is representing here particle nature, पार्टिकल नेचर। यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास एग्जांपल दिए हैं बुक में, एक बॉल की दी हुई है, बुलेट की भी आप कर सकते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन की है। फिर यहाँ पे फिर इसको जो है वो एक्सपेरिमेंटली डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसमें फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2m के ई, और लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर 2m potential into charge, and potential was used 54 volt, for which lambda is equal to 1.66 multiplied by 10 raised power minus 10 मीटर था फॉर एक्सरेज। ये एक्सरेज की वेवलेंथ इन्होंने कैलकुलेट की थी, और जब इन्होंने देखा इसको ब्रैग्स कंपेयर किया ब्रैग्स इक्वेशन से, तो ब्रैग्स इक्वेशन से जो आंसर आया था दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू दिस वैल्यू। उससे जो वेवलेंथ आई थी एक्सरेज की 1.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 10 मीटर थी। सो दीज आर वेरी क्लोज वैल्यूज टू दिस। सो इससे हमारे पास जो है वो फिर इनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिए गए इनकी एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जो है वो इन तमाम डिस्कवरीज के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डी ब्रोगलीस वेवलेंथ एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन के ऊपर। आई होप डियर स्टूडेंट्स क्या यहाँ तक आप लोगों को लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। चैप्टर नंबर 19 के यूएचएस के टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।